थोड़ी जी। सी मुझे वैसे तो मुझे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लास ज्वाइन कर लूँ। बट मेरी स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा रिदम में नहीं आ पा रहा है अभी तक रूटीन। बट जब जो भी मैं सुनती हूँ उससे मुझे काफी फायदा होता है। और काफी चीजें हैं, जैसे जो जो हमारे डाउट्स थे, जैसे आपने पहले बताया कि ये खाने की, कल आप बता रहे थे कुछ न्यूट्रिशन का, वो मैंने वीडियो देखी थी, जी उसको मिस हुआ था मेरा। तो वही जैसे ऑयल का, ज्यादातर लोग आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, वो उससे मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि अगर वो इतना महंगा कोल्ड प्रेस्ड बेच रहे हैं ये बोलकर कि ये हेल्दी है, तो उसको भी कंज्यूम अगर हम करते हैं और उसको सब्जी बनाते हैं, तो फिर वो अगर हमें नुकसान कर रहा है तो उसका क्या फायदा। बिल्कुल, ऑयल ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया। दरअसल ऑयल को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन। कोई कहता राइट। है कि महंगा तेल अच्छा है, कोई कहता है ट्रेडिशनल तेल अच्छा है, कोई कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो मूंगफली लोकल उगाई जाती है तो हमारे लिए मूंगफली अच्छा है, हमारे यहाँ सोयाबीन लोकल उगाई जाती है तो सोयाबीन अच्छा है, कोई कहता है नहीं नहीं इन सारी चीजों को रहने दो, घी खाओ। सो राइट। तेल या किसी भी चीज को लेके सब्जी बनाने या खाना बनाने का जो प्रोसेस है हमारा, उसको समझते हैं। देखिए, ऑयल जो है ये नेचुरली फैट होता है जो कि हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम्म। जैसे आप अगर मानो कि रोटी खाते हो, रोटी आपके जीवन का जरूरी हिस्सा है। जो लोग नॉर्थ वाले बेल्ट में होंगे सभी रोटी किसी न किसी फॉर्म में खाते होंगे। लेकिन जी। और रोटी को कहते भी है कि ये हेल्दी है। लेकिन उसी आटे से जब हम पूरी बना लेते हैं तो कहते हैं नहीं यार पूरी बहुत हैवी हो गई, ये नहीं हम्म। खाएंगे, ये हेल्दी नहीं है। उसी राइट। आटे को और बारीक पीस के मैदा बना लिया, उससे समोसे बना लिए तो वो और अनहेल्दी हो गया। तो जैसे रोटी या गेहूं हेल्दी है वैसे ही तेल भी हेल्दी है। तेल बुरी चीज नहीं है, ना घी बुरी चीज। बुरा होता है उसका प्रोसेस। तो जब हम तेल या घी को रीहीट करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल देता है। तो जो इसमें हाँ जी। फैट है ये ट्रांस फैट पे बदल जाता है, और हमारी राइट। बॉडी को ट्रांस फैट की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमारी बॉडी को ट्रांस फैट की जरूरत ही नहीं है तो ये क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जाएगा और डाइजेस्ट नहीं होता। हमारी ब्लड वेसल्स में घूमता रहेगा। अब ठीक है। अगर हमारे पास अच्छा वाला फैट है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये क्या करेगा, उसको लाएगा, लिवर को देगा, लिवर उसको तोड़ ताड़ के छोटे पार्टिकल्स में बना के बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए जो लोग अच्छा फैट खा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आती, वो थोड़ा बहुत ऑयली या घर का बना हुआ सब्जी खा ले, इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम्म। जिनके पास खाने में तेल ही उसी तरीके से जा रहा है कि सब्जी में जो छौंक लग रही है या जो दाल में आप तड़का दे रहे हो उसी फॉर्म में अगर आपके पास फैट जा रहा है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके पास गुड फैट रहता नहीं। तो जो आपने जैसे सुना होगा जिनके सवाल के जवाब में मैं ये कह रहा था, यही कह रहा था कि अगर और दूसरे तरह का फैट नहीं है आपके पास तो ये फैट जो है ये आपके लिए बुरा फैट है, ये आपको बीमार कर सकता है। तो इससे बचने का। पूरे साथ के साथ अगर हम जैसे चावल बनाए और ऊपर से घी डाल दिया है ना, ये या बहुत रोटी, अच्छा फैट। तो रोटी बनाकर फुल्का हाँ, सूखा बनाकर उसके ऊपर घी उसमें लगा घी के लगा उसको दिया, खा ये लें। बहुत अच्छा है। या आजकल परांठे भी हम मतलब फ्राई नहीं करके उसको ऊपर बिल्कुल। से ही घी लगा दिया, तो वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल, फिर उसको वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ओवरकम कर पाएगा, थोड़ा बहुत जी जैसे होता बिल्कुल, है। देखिए अगर ऑब्वियसली ये अगर अच्छी सब्जी चीज है, बनाएंगे तो। जैसे आप मानो जो यूज कर रहे हो, जैसे जो हम्म। घी यूज कर रहे हो, ये घी ट्रस्टेबल सोर्स से आया है, अच्छा घी है, तो हाँ। डेफिनेटली हेल्प करेगा। जो आप ओके। तेल यूज कर रहे हो, क्योंकि जो हम मार्केट से खरीद के तेल लेके आते हैं, ऐसा होता है कि तेल में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉस में चेंज किए हैं, तो कुछ परसेंटेज तक उसमें मिलावट की जा सकती है। जैसे आप देखोगे तो एक टर्मिनोलॉजी लिखी होती है फोर्टिफाइड, मतलब उसमें एडेड मिनरल्स हैं, एडेड विटामिन हैं, या उसके जो नेचुरल उसका स्वरूप था उसको बदला गया
और उसको जी। ज्यादा पोषक वाला बनाए। जैसे आप देखते हो ना, विटामिन ए से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर। तो ये हम्म। असल में फोर्टिफाई करके हम उसमें एडिशनल ऐड करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम उसमें क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, अच्छा। जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो हम्म। ये तेल अच्छा नहीं है। ओके। और प्रिजर्वेटिव वाली हर चीज हमें नुकसान ही करेगी। बिल्कुल। तो जिस चीज के लिए हमारा शरीर बना नहीं, जैसे हम जब बात कर रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने सुना होगा कि हमारे स्टमक के भीतर HCl रिलीज होता है, जिसका काम ही है कि जो चीज गलती से मुंह के अंदर आ गई है और काम की नहीं है, उसको खत्म कर देना, उसका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। ये हमारे स्टमक का पहला काम है। हम्म। तो उसी प्रोसेस पे ये केमिकल्स जो हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी डिग्रेड कर देते हैं और चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए कोई भी इंसान जो अगर चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी रहे, तो उसको एक सिंपल सा काम करना होगा कि उसको अपने खाने में नेचुरल चीजों को ज्यादा सम्मिलित करना होगा। तो तेल को गर्म करने की बजाय कच्चा खाइए। चाहे सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, या फिर जैसे महंगा वाला तेल आप यूज करते हो वो ऑलिव ऑयल यूज करते हो। तो ये सब कोई भी तेल गर्म करने के बाद अच्छा नहीं, कच्चा बहुत अच्छा। तो अगर आप गुड फैट ले रहे हो तो थोड़ा बहुत बैड फैट की परमिशन मिल जाती है। लेकिन अगर गुड फैट आपके पास नहीं है तो बैड फैट आपको फिर नुकसान कर रहा है। ठीक। तो ये बहुत जरूरी है। इससे आप खाने को बिल्कुल ले रहे हैं, आपका सवाल भी लेते हैं। हम सभी के सवाल लेंगे, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज प्लीज उस सवाल को रखिए। तो इसलिए हमें खाने में क्या करना है कि बैलेंस न्यूट्रिशन रखना है। ये जो बड़ा मॉडर्न सा ट्रेंड चला ना कि 4 बादाम खा लिया और सोचा कि बहुत अच्छे फैट आ गए, तो ये असल में सच्चाई नहीं है। क्योंकि उसमें हम फैट को क्या करते हैं, पहले भिगो देते हैं, वो फिर फूल जाता है, फिर उसको खाते हैं। बड़ी छोटी मात्रा में फैट हमें वहां से मिलता है। हाँ, दूसरे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बादाम नहीं खाना है या अखरोट नहीं खाना। ये छोटी मात्रा में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे अच्छे विटामिन देते हैं आपको। तो इनको खाना है, पर एडिशनली फैट के लिए कुछ और सोर्सेस पे भी आपको डिपेंड होना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में अच्छा फैट जुड़े। क्योंकि फैट आपके हॉर्मोन्स के लिए, आपके विटामिन के सिंथेसिस के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे विटामिन डी के लिए, तो फैट बुरी चीज नहीं है। इवन फीमेल में तो फैट बहुत ही अच्छी चीज है। जितनी भी फीमेल हार्मोनल इश्यूज से गुजर रही हैं, सबके लिए फैट अच्छा है। जो पेरीमेनोपॉजल फेज में है, सबके लिए फैट अच्छा है। जबकि आप देखो, कॉमनली डाइटिशियन क्या कहते हैं, पेरीमेनोपॉजल फेज में बहुत सारी मसल्स ट्रेनिंग करो, बहुत सारा प्रोटीन खाओ। वो भूल जाते हैं कि ये आया ही ईस्ट्रोजन का डिक्लाइन होने से। और फैट सेल्स जो है ईस्ट्रोजन बनाती हैं। तो हमारी बॉडी जो है ना, जितना सिंपल रखेंगे, जितना नेचुरल खाएंगे, उतना बेहतर है। आइए आपका सवाल लेते हैं। आपका सवाल क्या था पीरियड्स को लेके? आपने प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए अपना सवाल। सर एक्चुअली मेरे पास एक स्टूडेंट है, शी इज जी। 42। उनकी पीरियड साइकिल बचपन से 32-33 डेज की रही है। रिसेंटली उनका पिछले 6-8 महीने से अ, जो पीरियड है वो सेकंड और थर्ड डे फ्लो ठीक होता है, फोर्थ डे एकदम बंद हो जाता है, या फिफ्थ डे से उनका फिर स्कैंटी पीरियड्स या थोड़ा थोड़ा होता है, एंड इट लास्ट फॉर 8-10 डेज। उनकी वैसे भी साइकिल 7 डेज की ही है, पर 8-10 डेज तक का रहता है। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, बाकी बस यही है, उनका फ्लो बीच में अचानक से रुक जाता है। तो सर इसके लिए रीजन क्या है? क्योंकि मैं पीसीओडी का पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे ये वाला कहीं दिखा नहीं कि कहीं बीच में अचानक से रुक जाए और फिर से शुरू हो। और इसके लिए हम रेमेडी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल शिवप्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत सारी फीमेल सफर करती हैं। तो ये जो लेडी है, क्या 40+ है? सर शी इज 42। 42 एग्जैक्टली। तो देखिए क्या होता है कि जब एक फीमेल की लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो उसके 3 फेजेस होते हैं उसकी मेंस्ट्रुअल विंडो की। मतलब जो उसका रिप्रोडक्टिव विंडो है वो 3 फेजेस पे होता है। तो पहली विंडो जो है वो करीब 15 साल से 25 साल की विंडो है। तो 15 से 25 के 10 साल जो होते हैं, इसमें
मोस्टली उसके पास ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा तो मतलब हमें थोड़े से एफएसएच में भी हमारा काम हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि पहले शुरू के 25 साल तक फीमेल्स अगर थोड़ा रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो ना करें तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, अगर उनके जीवन में अच्छी नींद और थोड़ी सी एक्टिविटी हो। जनरली क्या होता है कि 24-25 साल तक तो लोग यूजली एक्टिव होते हैं, कॉलेज जाते हैं, इधर उधर काम करते हैं, नई नौकरी होती है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, साथ साथ उनके पास उतना स्ट्रेस भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों के साथ है, हंसी मजाक किया और सारा स्ट्रेस खत्म कर लिया। तो ये लोग मोस्टली जो है डोपामाइन बेस्ड होते हैं और बेहतर होते हैं। आजकल हालांकि इसमें भी बहुत पैटर्न चेंज आया। दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है 25 साल के बाद, जब धीरे धीरे घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, सेटल हो जाओ, ये कर लो। तो 25 साल से 35 साल का जो दूसरा विंडो है, इसमें फीमेल को धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और फैट सेल्स बढ़ती है। तो जो उनका हार्मोन ओवरी बना रही थी वो हाइपोथैलेमस की वजह से, साथ साथ क्या होता है, फैट सेल्स एडिशनल ईस्ट्रोजन बनाने लगते हैं। तो 25 से 35 साल की फीमेल्स ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में नहीं है, अब इनके पास ईस्ट्रोजन यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस 25 से 35 साल के विंडो में अच्छे से ईस्ट्रोजन यूटिलाइजेशन ना हो, मतलब फीमेल बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व और बहुत सारी चीजों में ना हो, तो क्या होता है, उसके हॉर्मोन्स गड़बड़ होने लगते हैं। फिर यहाँ रोल चालू होता है लिवर का, जो लेके आता है पीसीओडी। ये आजकल 25 से पहले भी देखा जा रहा है, बट ये लिवर का रोल शुरू होता है जो पीसीओडी आता है। अब इसके बाद एक नई विंडो स्टार्ट होती है 35 साल के बाद 45 साल के लिए। इसमें क्या होता है कि अब फीमेल के दो फेजेस में ईस्ट्रोजन बहुत हद तक बॉडी में उधम चौकड़ी बचा चुका और फीमेल ने उस ईस्ट्रोजन को इग्नोर करना सीख लिया। जैसे होता ना कि अब हम लोगों से अफेक्ट नहीं होते, एक एज के बाद कोई आके हमको अगर कुछ बुरा बोल रहा है तो हम चुपचाप सुनते हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से बॉडी ने अब ईस्ट्रोजन से अफेक्ट होना छोड़ दिया, तो क्या हुआ, अचानक से ईस्ट्रोजन लेवल ब्लड में डिक्लाइन करने लगा। अब जब फॉलिकुलर फेज देखते हो आप, तो फॉलिकुलर फेज में इंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है। तो अगर किसी फीमेल में ये फॉलिकुलर फेज पे ज्यादा ईस्ट्रोजन अप एंड डाउन नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसकी इंडोमेट्रियम जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होगी। अब जब सही तरीके से डेवलप नहीं होगी तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीटोसिन सही से नहीं आएगा। तो ये बेसिकली ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है। तो ईस्ट्रोजन को सही करने के लिए क्या ठीक है भाई, फीमेल को फिर से वापस अपने बेहतर फेज पे आना होगा, अच्छे कपड़े पहनने होंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहना होगा, लोगों से अच्छी बात करनी होगी, मतलब एक तरीके से अच्छी फीमेल, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बनना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कामकाज नहीं करना है, कामकाज नहीं करेगी तो भी प्रॉब्लम होगी। सो बेसिकली उसको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए लाइफ को लेकर, तो उससे उसके नेचुरली ईस्ट्रोजन इंप्रूव हो जाएंगे। इसमें एक्टिविटी, खाना, सोना सब कुछ इंक्लूड है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सजने धजने से काम हो जाएगा, सारी चीजें चाहिए। ठीक, तो ये हो गया ईस्ट्रोजन। अच्छा, अब दूसरा हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मेजरली क्या होता है कि किसी भी इंसान में कितना इमोशनली स्ट्रांग है वो, कितना वो इमोशनली हैप्पी है, इस पे बेस्ड होता है। तो जब आप ये चीजें अच्छी करोगे तो जाहिर सी बात है आपके इमोशंस थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। इसको और बेहतर करने के लिए रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे आप योग निद्रा करते हो, गाइडेड मेडिटेशन करते हो, तो ये सारी चीजें बहुत कारगर हैं। तो अगर उनको आप 40-45 दिन रेस्पेक्टिवली, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पवन मुक्त सीरीज एंड देन रिलैक्सेशन और ये इसके साथ जाते हो, तो आप देखोगे बड़े अच्छे चेंजेस मिलेंगे। पर लाइफस्टाइल का ध्यान जरूर रखना। तो सर ये इसके साथ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे सकते हैं जैसे आपने उस टाइम बताया था? बिल्कुल आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी चीज छेड़ी है। तो आपसे हम अपने वुमेन वेलनेस कोर्स में और मेडिकल योगा कोर्स में हर बीमारी का आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे। वुमेन वेलनेस में तो हम ऑलरेडी बता रहे हैं, तो जो लोग वुमेन वेलनेस हमारा देख रहे होंगे उनको पता है कि हम वुमेन वेलनेस में तो प्रॉपर मेडिसिन कवर कर रहे हैं। मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन भी कवर कर रहे हैं।
तो जैसा कि मेरा आयुर्वेदा बैकग्राउंड है, तो मैं अब से ये सोच रहा हूँ कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रिशन का और मेडिसिनल मैनेजमेंट के साथ यौगिक मैनेजमेंट लाया जाए, तो हमारे रिजल्ट्स और इफेक्टिव होंगे और आप दूसरे योगा टीचर से खुद को डिफरेंट भी बना पाओगे। सर तो इनमें इनको हम अशोका रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या और क्या करें? ऐसे नहीं, सर मैं ऐसे वन नहीं। टू वन पूछूं आपसे फिर? हाँ ऐसे क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो हैं ये बड़ी सब्जेक्टिव है, तो जो हम क्लास में डिटेल डिस्कशन करते हैं तो हम एक पूरा केस स्टडी बनाते हैं। पब्लिकली मैं अभी कोई दवाई बोल दूं और दूसरा कोई पी के परेशान हो जाए, तो हाँ जी जी। आपके केस में मैं जरूर कहता हूँ कि रज प्रवर्तनी वटी उनको आप एडवाइस कर सकते हो, लेकिन ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ मैंने शिवप्रिया को बताया क्योंकि वो लेडी जिनके बारे में बता रही हैं हम उनको बेहतर समझ चुके हैं। ये शिवप्रिया ने उनका केस डिस्कस किया, जरूरी नहीं कि दूसरी फीमेल जिसको ये प्रॉब्लम हो रही उसको भी ये फायदेमंद हो। तो इसके लिए आपको डिटेल से पूरे कंडीशन को समझना होगा, तो कंडीशन समझने के लिए हमारे कोर्स में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ठीक है सर, एक ही, हम उनको दे देते हैं ना, राजपरवर्तनी है हाँ वटी। जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी, आइए अगला सवाल लेते हैं। प्लीज आप चैट बॉक्स पे सवाल ना लिख के ना आप पूछ सकते हो। वेट गेन है, डाइजेशन के लिए योगा एंड डाइट, अरे वाह। पंकज जी बहुत अच्छा सवाल है आपका वेट गेन के लिए। लोग वेट लॉस पूछ पूछ के परेशान हो गए थे, अब वेट गेन के लिए तो चर्चा ही नहीं कर रहे थे। तो पंकज जी वेट गेन के लिए जो सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और मेटाबॉलिज्म से ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका डाइजेशन कैसा। किसी भी इंसान का वजन कम या ज्यादा होता है उसके एनर्जी की नीड के हिसाब से। अगर किसी की एनर्जी की नीड कम है और एनर्जी ज्यादा आ रही है तो वो वेट गेन कर लेगा। किसी की एनर्जी की नीड ज्यादा है, एनर्जी आ कम रही है, तो वो पतला हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए कि एक इंसान महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक, और उसके खर्चे जो हैं वो 70,000 रुपए के हैं, तो ये इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। दूसरा इंसान 50,000 कमा रहा है और उसके महीने के खर्चे 20,000 रुपए हैं, तो ये इंसान क्या होगा, एक साल बाद दूसरे इंसान से कहीं ज्यादा अमीर होगा। हर महीने के 30,000 रुपए वो बचा रहा है। तो बेसिकली मोटा होना मतलब एनर्जी यूज न करके उसको स्टोर करना, पतला होना मतलब एनर्जी यूज करके खत्म कर देना। तो अब एनर्जी यूज करके खत्म कर देने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपको सैलरी तो मिल रही है लेकिन उस सैलरी में आपकी ईएमआई जुड़ गई है, तो आपके बैंक अकाउंट में तो 50,000 रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर तुरंत 25,000 रुपए की ईएमआई लग जाती है। तो फाइनली आपकी सैलरी कंसीडर हुई 25,000 ही। तो ये क्या होता है कि जो लोग खाना खा रहे हैं पर उनका सिस्टम उतना खाना प्रोसेस करके एनर्जी के लिए नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो उसका वजन कम रहता है। तो अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो उसको क्या करना होगा, अपने इसको बेहतर करना होगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज।
माफ कीजिए, थोड़ा जरूरी था इसलिए मैंने ले लिया। सो वेट गेन के लिए हम बात कर रहे थे। वेट गेन के लिए आपको एब्जॉर्प्शन अपना अच्छा करना होगा, और एब्जॉर्प्शन अगर आपका आपका अच्छा हो जाए तो निश्चित आप आसानी से वेट गेन कर सकते हो। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे अच्छा होगा, इसके लिए आपके आंतों पे ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। और आंतों पे ब्लड सप्लाई अच्छी करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेसेंट्रिक आर्टरी का ब्लड फ्लो अच्छा करना होगा, ड्यूडेनल और जेजुनल जंक्शंस अच्छे होने चाहिए आपके। तो ये सब कुछ निकलता है कहाँ से, ये आपकी जो हेपेटिक आर्टरी का जंक्शन है उसके बाद वाली जंक्शन का सब ब्रांचेस है। तो अगर आप किसी भी इंसान को लोअर एब्डोमेन का कॉन्ट्रैक्शन कराओगे या फीमोरल आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन कराओगे और उसमें थोड़े लंबे समय तक रोकोगे, तो आपका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकता है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने के लिए आपके गट बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपके गट बैक्टीरिया अच्छे नहीं होंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। इवन एब्जॉर्प्शन से ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप प्रोडक्शन अच्छा नहीं करोगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए क्या करना होगा हमें, अपने खाने में प्रोबायोटिक्स ऐड करने होंगे। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स अगर आपके खाने में आ जाए, चाहे ये सप्लीमेंट फॉर्म में ही आ जाए, तो आप देखोगे आपका एब्जॉर्प्शन रेशियो इंप्रूव होने लगेगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि हाई कैलोरी के फूड पे जाना है, पर बैलेंस तरीके से। लाइक आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो भी आपका वेट गेन होने में दिक्कत आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आगे से आप किसी का वेट गेन प्लान कर रहे हो तो उनके गट बैक्टीरिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे, उनके इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई को इग्नोर नहीं करेंगे। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि ब्रेन रेगुलेट करेगा। तो यहाँ आप ब्रेन को भी इग्नोर नहीं करोगे। तो अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हो तो वेट गेन करना बहुत मुश्किल तो नहीं जाएगा। ठीक है पंकज जी। ओके सर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम। प्रीति, आपको आवाज नहीं आ रही? ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। तो कोई और क्वेश्चन है आपका? सर मैं कर सकती हूँ हाँ हाँ एक और। बिल्कुल, क्योंकि आप पूछिए। सर एक और स्टूडेंट है, थायराइड उनका विद मेडिसिन 8 चल रहा था, अच्छा। और 25 डेज से मेरे साथ योगा कर रही हैं। तो उन्होंने फिर से टेस्ट कराया, विद मेडिसिन 6 आ गया है फिर से। तो उनको कंसीव करना है, पीरियड्स उनके रेगुलर रहते हैं, और वेट भी अच्छा है। एज 32 या 33 है। एक एक बेबी ऑलरेडी है, शी वांट्स टू कंसीव द सेकंड वन। सो हम करवा मतलब चांसेस हाई हैं यहाँ पे, क्योंकि शी इज टेकिंग मेडिसिन, और अभी 6 ही आया है उनका हाइपोथायराइड। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके मेटाबॉलिज्म। जी। और मेटाबॉलिज्म कंसेप्शन की जर्नी में इंपॉर्टेंट है जरूर, लेकिन सब कुछ नहीं। ओके। ठीक। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको कंसीव करना डिफिकल्ट होगा। हाँ, डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो एग और स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। स्पेशली अगर फीमेल सिनेरियो में बात करते हो तो एग की क्वालिटी अच्छी ना होना इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण। लेकिन अगर आप ओवेरियन आर्टरी पे, यूटेराइन आर्टरी पे अच्छी ब्लड सप्लाई मेंटेन करते हो, आप हेपेटिक सर्कुलेशन अच्छा करते हो, आप क्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करते हो, तो डेफिनेटली इस केस में हेल्प मिल सकती है। पर इससे ज्यादा जरूरी जो चीज है आपको, वो है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रेगुलर फिजिकल इंटीमेसी होना। प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में रेगुलर फिजिकल इंटीमेसी ना होने की वजह से कंसेप्शन डिफिकल्ट होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप यंग एज में होते हो, न्यूली मैरिड होते हो,
सो आप थोड़े फ्रिक्वेंटली फिजिकली इंटिमेट होते हो, आपकी बॉडी स्पर्म्स के लिए एक बेहतर पैसेज क्रिएट कर देती है। लेकिन जब आप सिर्फ ओव्यूलेशन विंडो देख के इंटिमेट हो रहे हो या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है आपका, तो ऐसे टाइम पे आपकी बॉडी ही स्पर्मिसाइडल इफेक्ट रखती है। तो इसलिए जब भी इनफर्टिलिटी पढ़ते हैं, एक बहुत सिंपल सा विंडो फॉलो करते हैं कि कपल ने 1 साल का टाइम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में बिताया हो, तभी जाके उसके किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत है। ओके। तो इनफर्टिलिटी की जर्नी में सबसे बड़ा बैरियर है कि कपल्स के बीच में रेगुलर फिजिकल इंटीमेसी ना हो। तो अगर आप रेगुलर फिजिकल इंटीमेसी इंप्रूव कर दो, फिर उनके धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, तो निश्चित है कि वो हाइपोथायराइडिज्म में भी आसानी से कंसीव कर सकते हैं, बिकॉज इनके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं। अगर किसी के पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, इट मीन्स उसको ओव्यूलेशन रेगुलर हो रहा है। सो क्या होगा, सिर्फ ओवरी पे एग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ाओगे तो एग की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और अगर रेगुलर इंटीमेसी है तो स्पर्म भी जो है बॉडी पे लंबे समय तक जिंदा रहेगा। तो एक आइडली एक स्पर्म जो है 3 से 5 दिन तक फीमेल बॉडी पे जिंदा रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचे जहां जरूरत है। तो इसलिए कपल्स को क्या करना चाहिए कि उनको पीरियड्स खत्म होने, ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद, लाइक एवरी, जैसे 1 तारीख को इंटरमेट हुए तो 2 और 3 का ब्रेक लेके 3 तारीख को फिर इंटरमेट हुए, 3 के बाद 4 और 5 का ब्रेक लिया, 6 को फिर इंटरमेसी। सो इसमें क्या होगा, एक रेगुलर इंटरवल पे अगर इंटरमेसी होगी तो लाइक आज आपने इंटरमेसी क्रिएट की, कल आपका ओवुलेशन हो तो आज वाला स्पर्म कल काम आ जाएगा। अगर मानिए परसों आपका एक ओवल्यूट हो रहा है तो 24 घंटे के विंडो में फिर से इंटरमेसी आ जाएगी, तो फिर से कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि जब स्पर्म पहुंचा तब तक या तो एक जा चुका था या अभी आने में उसको 24 घंटे से ज्यादा का समय है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है इनफर्टिलिटी के केस में। ठीक है। ओके, फेयर इनफ सर, थैंक यू। जी राजीव, कैसी हैं? कोई सवाल आपका? सर पूछना तो है। पूछिए। सर देयर इज समबडी, तो उनका अभी उन्होंने आईवीएफ कराया था, तो सर वो मिसकैरेज हो गया, तो बहुत बुरा। मतलब फीटस, हाँ, एंड नाउ शी इज इन अ वेरी बैड स्टेट, बहुत बहुत ज्यादा दुखी है लेडी। तो और सर 5 इयर्स के बाद, वेडिंग के 5 इयर्स के बाद उन लोगों का हुआ नहीं। तो पहले एक्चुअली वो लोग एज अ फैमिली, हस्बैंड अलग रह रहे थे, वाइफ अलग रह रही थी, बिकॉज ऑफ दोनों ही एक्टिव वर्क करते थे। गर्ल इज, लेडी आई वुड से इज एक्सट्रीमली हेल्दी, बहुत मैराथन्स वगैरह रन करती थी, सब करती थी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आया, उनका बीपी हाई रहने लगा, बीपी हाई रहने लगा। हम सर आई वांट टू, मतलब ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आस्किंग दिस क्वेश्चन, बीपी हाई रहने लगा। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने उनको जो गायनी थी उन्होंने बताया कि उनका प्लेसेंटा नीचे है, ठीक है, कोई बात नहीं, द फीटस वाज ओके एंड एम्ब्रियो वाज ओके एंड इट वाज डेवलपिंग। बट देन सर एकदम से एक दिन रात में उनको लगा कि बहुत कुछ नीचे जा रहा है, समथिंग इज गोइंग डाउन, और एक्सट्रीम पेन शुरू हुआ। तो लगा लेबर में, बिकॉज 6 मंथ कंप्लीट होने वाला था। उसके एक हफ्ते पहले तक शी वेंट फॉर द, तो चेकअप तो सब कुछ ठीक था। उसके 1 महीने पहले उनको ब्लीडिंग हुई थी, तो औ- जो ऑस होता है उसको स्टिच कर दिया था डॉक्टर ने, अब कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया था। एनीवेज द फीटस वाज स्टिल हेल्दी, सब कुछ ठीक था। बट नाउ द गर्ल, मतलब शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो बहुत दुखी है। हाउ शुड आई हेल्प? हाँ देखिए, पहले तो हम बात बहुत करते हैं दुखी कि है जी, क्यों मतलब मेरे हुआ। भी सर आंसू उतर गए, मतलब मैं क्या बोलूं। देखिए, पहले तो हम समझते हैं क्यों हुआ। ठीक, जैसे कि आपने कहा कि इंटरनल ओएस छोटा था, स्टिच कर दिया, तो सबसे पहली चीज सर्विक्स जो है वो छोटा था। दूसरी चीज जो है, फीमेल का ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी बॉडी अच्छा प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना रही है, क्योंकि ये प्लेसेंटा डेवलप करता है प्रेगनेंसी स्टेट में। तो यहाँ डॉक्टर की समझदारी ये होनी चाहिए थी कि उसको या तो वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे डाल देते,
या फिर कुछ ऐसी माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटीज पे डालते हैं जिसका उसका ब्लड प्रेशर कम हो, क्योंकि प्रेगनेंसी नेचुरली एक इवेंट ऐसा है जहां वेसोडाइलेशन होता है। तो अगर किसी का प्रेगनेंसी में बीपी 120/80 mmHg है, तो नॉर्मल कंडीशन में इसको समझो कि 140/90 के करीब का उसका ब्लड प्रेशर है। तो इतना करीब 20 mmHg का डिफरेंस सिर्फ वेसल्स डायलेट होने से हो जाए। अब क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो माँ के ब्लड से ही बच्चे को ब्लड सप्लाई होती है। अब वो तेज ब्लड बच्चे के डेवलपिंग ऑर्गन्स को डैमेज कर दिए, स्पेशली बच्चे के हार्ट, क्योंकि बच्चे में जो हार्ट और लंग्स का चैनल है वो नहीं चलता। तो अगर आपको याद हो, हमने ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में एक चीज समझी थी कि 20 mmHg का फॉल आपके ऑर्गन्स लाते हैं एंड 20 mmHg का फॉल आपका लंग्स लाते हैं। बच्चे में लंग्स काम नहीं कर रहा था, तो जो माँ का 120 mmHg का प्रेशर था, बच्चे को 140 mmHg का प्रेशर पड़ा और उसके नए ऑर्गन्स डैमेज हो। सो आज के बाद ये सभी ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी में 110 का ब्लड प्रेशर अच्छा ब्लड प्रेशर, बिकॉज बॉडी नेचुरली ब्लड फ्लो रिड्यूस करती है सो दैट बच्चे के ऑर्गन्स को डैमेज ना हो। तो ये एक प्रेगनेंसी में कंडीशन डेवलप होती है जिसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है माँ का, इसीलिए माँ को बड़े दिल वाला बोलते हैं, लेकिन उसके ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है जिससे खून ज्यादा निकले जरूर हार्ट से, लेकिन बहे धीरे धीरे। तो अगर किसी को बीपी है तो दवाई लेने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर बीपी ज्यादा है तो स्ट्रेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बीपी एक ऐसा इवेंट है जो आपके फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों से अफेक्टेड होता है। कैसे? फिजियोलॉजी मतलब ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर, और साइकोलॉजी मतलब आपके ब्रेन से आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। तो जब ऐसे और एसवी नोड सही तरीके से आपके हार्ट को नहीं रेगुलेट करेंगे तो नेचुरली बीपी एलिवेट होगा और उसका एडवर्स इफेक्ट बच्चे होगा। तो इनके साथ हुआ क्या कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट डेवलप हुआ जिसने उनके ब्लड प्रेशर को अचानक से बढ़ा दिया और बच्चे की डेथ हो गई। तो ये यहाँ पे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो प्रोजेस्टेरॉन दे सकती थी। भाई डॉक्टर उनके स्ट्रेस को तो नहीं मैनेज करती, डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन दे सकती थी। तो हो सकता है डॉक्टर ने प्रोजेस्टेरॉन दिया हो और स्ट्रेस लेवल एलिवेट हुआ हो और प्रॉब्लम आ गई। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की गलती है, लेकिन आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आगे से कभी भी अगर आपको कोई भी केस ऐसा मिले जहां ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं है, जहां ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वहां रेगुलर मेडिकेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोई मिले जो बोले कि मैं बीपी की दवाई खाता हूं और मेरा बीपी 120/80 रहता है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भैया दवाई छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है, औसत दवाइयां सिर्फ 24 घंटे का असर रखती हैं। ठीक? तो अगर इस 24 घंटे के बीच में आपकी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो वो दवाई क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप 24 घंटे में कोई ऐसा एग्रीवेशन नहीं क्रिएट कर रहे हो तो दवाई न्यूट्रली आपकी बॉडी में सिर्फ बनी रहेगी, कोई एडवर्स इफेक्ट बड़ा नहीं कर। तो चाहे प्रेगनेंसी का स्टेट हो चाहे नॉन प्रेगनेंसी स्टेट हो, ब्लड प्रेशर की दवाइयां तुरंत बंद करने की गलती मत कीजिए। So there is another question related to it. उनका ब्लड प्रेशर पहले ज्यादा था, अराउंड 160 का था, तो मेडिकेशन दिया, इट केम डाउन टू 110 एंड 140। फिर डॉक्टर ने ही, गायनी ने ही मेडिसिन कम की। एक्चुअली सर वो यहाँ नहीं है, मतलब गुजरात साइड में पोस्टेड है। कहीं पे भी तो हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, डॉक्टर की जो कमी हुई, अगर डॉक्टर ने दवाई दी थी तो डॉक्टर ने सही डोज नहीं डिसाइड कर।
क्योंकि देखिए, हम सबकी बॉडी में ब्लड प्रेशर की जो दवाएं होती हैं, अगर सही डोज पे ना मिले तो वो प्रोटेक्शन कर पाने में सक्षम नहीं है। जैसे थायराइड की दवाई है, जैसे बीपी की दवाई है, ये पर्सन के हेल्थ के हिसाब से उसकी डोज डिसाइड होती है। और डोज से भी ज्यादा जरूरी चीज है मेडिसिन लेने का टाइम। बीपी की दवाएं और थायराइड की दवाएं या ऐसी बहुत सारी इम्यूनिटी की मेडिसिन होती हैं जिनमें समय का भी बड़ा रोल होता है। अगर आपने कल की दवा 8 बजे खाई है तो अगले दिन की दवा भी 8 बजे ही खाएं, उसके अगले दिन की दवा भी 8 बजे खाएं। अगर एक दिन आपने 8 बजे खाई, एक दिन 9 बजे खाई, और एक दिन फिर 7 बजे ही खा ली, तो क्या हुआ? आपकी दवा का आपके शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा था वो बदल गया। So there was this condition, ultimately समझ में आई कि placenta abruptio something happened. में ये प्लेसेंटा देखिए, abruptio, हाँ, वो और तो उसकी है वजह ही से है, हार्ट बीट रुक गई. वो तो है ही है। देखिए, प्लेसेंटा Otherwise the fetus was very healthy till 6 months. प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक मीडियम होता है जो माँ से ब्लड लेता है, प्रोसेस करके बच्चे को देता है। तो प्लेसेंटा ने क्या किया, माँ के ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश की और खुद बेचारा मर गया। तो जब प्लेसेंटा मर जाएगा तो बच्चा कैसे बचेगा? तो ये कंडीशन ही डेवलप तभी हुई जब माँ का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ा। ये तो जल्दी की स्थिति है। 8वें 9वें महीने में भी ये डेथ होती है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने से। तो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बहुत खतरनाक होता है अगर सही से मैनेज नहीं किया जाए। अब ब्लड प्रेशर का सबसे अच्छा इलाज क्या है? मेडिसिन तो हो गई, इसके अलावा जो सबसे अच्छा इलाज है वो है पैदल चलना। क्योंकि जितना आपका वस्कुलर हेल्थ अच्छा होगा उतना आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन अच्छा होगा। But then sir, उनको तो बेड रेस्ट बता दिया. She was only allowed to visit the washroom, but मैं उसमें क्या वही था? समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीजें कारण बनी। बेड रेस्ट इसलिए बताया गया बिकॉज उनके सर्विक्स में स्टिचेस लगे। पर सर्विक्स में स्टिच लगने के बाद जरूरी नहीं कि पेशेंट बेड रेस्ट करे, थोड़ा बहुत चलना फिरना जरूरी था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट इसलिए बोला क्योंकि स्ट्रेन पड़ेगा तो डैमेज हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा था कि नॉर्मल स्पीड से भी वॉक बंद कर दीजिए। अगर कहा था तो डॉक्टर की गलती। चलिए, जो हो गया, पर इसको अभी ना होने देने की कंडीशन के लिए या आप अब उनके लिए आप क्या कर सकते हो? 2 चीजें। तो पहली एक चीज, एक क्वेश्चन और, सॉरी. सो आर देयर एनी चांसेस कि फर्दर अगर वो आईवीएफ के लिए जाए? बिकॉज डॉक्टर ने अभी उनका चेक किया था यूट्रस वगैरह, तो शी वाज सेइंग कि यू आर वेरी हेल्दी, यू कैन गो फॉर नॉर्मल आल्सो, मतलब द नेचुरल वे आल्सो. बट देन सर अभी तो उनको इतनी हैवी ब्लीडिंग है कि उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो बार बार एक बार तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा. क्या मीरा जी, समझ ही नहीं आ रहा. देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो उनकी हेल्थ को वो संभालेंगी तभी उनका अगला बच्चा सुरक्षित होगा। तो नॉर्मल अगर वो ट्राई करेंगी, बच्चा आ जाएगा तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए और उनकी सेहत सुधर जाए, क्योंकि उनको कोई क्लिनिकल कंडीशन तो है नहीं। किसी का भी ब्लड कम होना मतलब पुअर न्यूट्रिशन या हैवी ब्लीडिंग है। हैवी ब्लीडिंग को मेडिकली प्रिवेंट कर लिया गया, पुअर न्यूट्रिशन को किससे इंप्रूव करेंगे? पॉजिटिविटी से। तो अभी इसलिए डॉक्टर ने उनको ये बोला कि तुम नॉर्मल के लिए जा सकते हो, बिकॉज नॉर्मल को ट्राई करते करते 4 4 6 महीने लग जाएंगे, पर वो नेचुरली मोटिवेटेड हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक। तो डॉक्टर ने साइकोलॉजिकली उनको एक बूस्ट दिया कि देखो जो हुआ वो हुआ, अभी तुम्हारे पास चलो एक अच्छा स्कोप है, नेचुरल ट्राई करो। तो नेचुरल ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि उनकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, उनको उस कंडीशन से बाहर आने में मदद होगी। अब आप क्या कर सकते हो उनके लिए? सबसे जरूरी चीज, उनको बता सकते हो कि जो बच्चा आपके पास आ रहा था और आप दोनों आत्मा के स्तर में परिवर्तन था।
हो सकता है शुरुआत में आपको एक निचले तबके की आत्मा दी गई हो, बाद में देखा गया कि आप उस आत्मा से बेहतर हैं, तो आप उतना बुरा बच्चा डिजर्व नहीं करती थी, दैट्स वाई बच्चे को वापस बुला दिया। तो अब आप अच्छे इंसान हो, तो आपको एक और अच्छा बच्चा मिला। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की जो माँ थी, जो जेल में बंद थे बेचारे, उनको पहले 7 बच्चे दिए गए और बुला लिए गए, क्योंकि वो सातों आत्माएं बड़ी ऑर्डिनरी आत्मा है। और 8वीं आत्मा कृष्ण के रूप में आई, जिन्होंने सिर्फ उनका जीवन ही नहीं, इतिहास बदल दिया। तो उनको ये कहिएगा कि आपको एक स्पेशल बच्चा मिल रहा है। शायद यूनिवर्स पहले आपको ऑर्डिनरी समझ के ऑर्डिनरी बच्चे दे रहा था, पर अभी यूनिवर्स को समझ में आ गया कि आप स्पेशल हो, आपको स्पेशल बच्चा मिला। तो इसलिए जो चला गया उसके लिए दुख करने से अच्छा है कि खुश होइए कि आपको कुछ बेहतर मिल रहा है। कई बार होता है ना कि छोटी चीजें हमें मिलती हैं और हम उससे अटके रहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल उनको दीजिएगा कि एक बंदा छोटी सैलरी में नौकरी कर रहा है, और हर रोज वो बड़ा स्ट्रगल करके अपनी नौकरी में लगा हुआ था। उसको हर रोज डर रहता था कि आज मेरी नौकरी छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन एक दिन कुछ छोटी सी कमी निकाल के उसके मालिक ने उसको गालियां दे के भगा दी। अब जब वो भगा दिया गया तो उसने जाके बाहर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट, और ईश्वर की कृपा से उसका बिजनेस इतना बड़ा हुआ कि बाद में उसका खुद का मालिक उसके यहाँ नौकरी करने आया। ये कब हुआ? जब उसको वहां से भगाया गया। अगर उसको वहां से नहीं भगाया जाता तो ये स्थिति का परिवर्तन कभी नहीं होता। तो अगर आपका ये बच्चा आपसे नहीं छीना जाता तो एक बेहतर बच्चा आपके पास नहीं है। ठीक। तो जो ईश्वर करते हैं वो बेहतर करते हैं। हमारी गलती कि हम उसमें उसको समझ नहीं पाते। हेलो सर। चलिए आइए अगले सवाल हाँ की ओर सर, बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। जी अभी नहीं। आपने थायराइड के बारे में बताया ना कि जो मेडिसिन है वो सही एक ही टाइम पे लेनी है, मॉर्निंग में। तो उसके बाद हम मतलब वो ब्रेकफास्ट कितने टाइम के बाद कर सकते हैं? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, थायराइड की जो मेडिसिन है वो 15 से 17 मिनट में आपके ब्लड में पहुंच जाती है। ठीक। हाँ। तो कोई भी इंसान थायराइड की मेडिसिन लेने के 20 मिनट बाद कुछ खा सकता है। मिनिमम 20 मिनट तो उसको खाली पेट रुकना चाहिए। अच्छा। अगर आप ये सोचेंगे आपने दवाई खाया और तुरंत फिर कुछ खा लिया, तो वो दवाई के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अच्छा। ये जवाब मैं इसलिए दे पाया क्योंकि मैंने पहले मेडिसिन पढ़ी थी। मेरा मेडिसिन पे ज्यादा इंटरेस्ट था। मैंने और हो सकता है भविष्य में मैं मेडिसिन में कुछ करूँ भी। तो मेरा मेडिसिन में मेरा डिप्लोमा है, मैं फार्मेसी में डिप्लोमा है। तो मुझे इसलिए पता है कि कौन सी दवाई का क्या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, क्या ड्रग इंटरेक्शन होता है बॉडी में। तो थायराइड की दवाई कम से कम 15 से 17 मिनट लेती है, तो 20 मिनट तक का खाली पेट रहना अच्छा हो। ठीक है और जी। और सर सर डायबिटीज और आपसे बीपी की। आपसे बात करनी हो तो किस टाइम पे कॉल करूं? नितिका, एक से हाँ। दो 1 से 2 का टाइम मैंने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, ओके। तो 1 से 2 के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ओके। अगर कोई कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोर्स ज्वाइन करना हो, तो आप हाँ। मुझे कॉल या मैसेज कर दीजिए। इन केस मैं बिजी हुआ तो मैं आपको फ्री होते ही रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू। सर डायबिटीज और बीपी की गोलियों में भी कितना, मतलब कब लेना है और नाश्ता वगैरह? डायबिटीज की दवाई जो है ये आप अपने समय के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम पे काम करती है। इसमें अगर आगे पीछे हो गया तो इतनी आफत नहीं आएगी। लेकिन बीपी की दवाई सेम समय पे लेनी होती है। बीपी की दवाई ऐसी दवाई है जो खाली पेट भी ली जा सकती है और खाना खाने के बाद भी ली जा सकती है। अगर आपकी दवाई में
जो लास्ट में वर्ड जुड़ा हुआ एएम जुड़ा हुआ है, तो सुबह के समय लेने वाली ये दवाई है। पीएम जुड़ा हुआ है तो रात के समय लेने वाली दवाई है। अगर एएम या पीएम नहीं जुड़ा हुआ है तो ये आप सुबह या रात कभी भी एक फिक्स टाइम पे ले सकते हो। तो बीपी की जो दवाएं होती हैं, मोस्टली तीन तरह की दवाएं हैं। एक दवा होती है जो आपके खून को पतला करती है, ठीक। एक दवा होती है जो आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। एक दवा होती है जो आपकी बॉडी से ज्यादा यूरिन बनाती है। तो तीन तरीके से ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। तो इसीलिए जब इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर कम करना होता है तो यूरिन बनाने वाली दवाओं का उपयोग होता है इंजेक्टेबल फॉर्म में। अगर आपके पास ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यूजली ब्लड को पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये दिया जाता है। साइकोलॉजिकल कंडीशन में यूजली क्या करते हैं कि यूरिन आउटपुट बढ़ा देते हैं और आपके वेसल्स को डायलेट करने वाली दवाएं देते हैं। तो जिनका फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है उनका मैनेजमेंट अलग होगा, जिनका साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है उनका मैनेजमेंट अलग होगा। तो एएम या पीएम शब्द याद रखिएगा आपकी दवाई में। अगर टेल्मा एएम लिखा हुआ है तो सुबह खाने वाली दवाई, टेल्मा पीएम लिखा हुआ है तो शाम को खाने वाली दवाई। यहाँ टेल्मा एक ब्रांड है, एएम या पीएम किसी भी ब्लड प्रेशर की सुबह या शाम की दवाई में लिखा हो। ठीक है। थैंक यू सर। आइए तो आज की बातचीत को यहाँ खत्म करें या कोई और सवाल है? सर सर एक छोटा सा 5 दिन का वर्कशॉप या फिर कोई ऐसे संडे के आप योगा टीचर्स के लिए स्कूल में प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन के बच्चों के बारे में, उनके ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, इसका भी थोड़ा कभी अगर हो सके तो रखें सर। अच्छा, अच्छा विचार है आपका। किड्स योगा का 5 दिन का वर्कशॉप किया जा सकता है। हाँ जी, ऐसे तो कोई वर्कशॉप रखिए सर। मतलब जो अभी स्कूल में जो योग के लिए टीचर्स के लिए अभी भर्ती है, और तो प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन बच्चों में जो बदलाव हमें करना चाहिए, बच्चों को आजकल जो बहुत एंगर रहता है, ईगो रहता है, ये सारी चीजों के लिए कौन सा हॉर्मोन्स है, उनके लिए क्या हमें करना चाहिए सर, इसके बारे में थोड़ा कुछ रखिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम ट्राई जी। करते हैं कि किड्स योगा का हम एक यस। सेशन रखेंगे। ठीक है। हाँ सर, रखिए प्लीज। सर इसके लिए आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू यू। जब मैंने आपसे अपने छोटे वाले बेटे के लिए पूछा था कि उसको काफी ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम था, अगर आपको याद हो शायद, तो सर उसमें बहुत हेल्प मिली है सर। मतलब सर 75 to 80% रिडक्शन है। थैंक यू। बहुत बहुत ये धन्यवाद। मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस जो आपने मुझे सुझाव दिए थे, जो वर्क ऑन द क्लीनर डाइट, विरुद्ध आहार का सीन जो आपने थोड़ा सा बताया था, उसमें एक्चुअली इट हैज हेल्प्ड। दैट इज रियली हेल्प्ड काफी। ये मतलब वो जब गड़बड़ करता है तो समझ जाता है कि हाँ नाउ ही इज ऑल्सो ट्रेन, लाइक उसको सबसे, क्योंकि वो तो सब बड़े हो गए 13-14 ईयर्स में, तो आपको खुद भी समझना होता है बच्चे को, मम्मी कब तक बोलेगी। तो वो खुद भी ट्रेन है, तो ही कीप्स अ ट्रैक। तो जब गड़बड़ करता है तो कहता है, अब मम्मा देखो आ रहा है। सो थैंक यू सर, उसके लिए बहुत स्पेशल थैंक्स टू यू। अच्छा सर उसी टाइप का उसमें अडोलेसेंस को भी आप इन्वॉल्व करिएगा सर, जो आप हाँ जैसा नहीं, वो मैम ने जब हम बोला अभी। किड्स वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो हाँ 3 ईयर तो से पहले के सारे बच्चे आ जाते हैं उसमें। हाँ तो सर 13 ईयर्स तक के बच्चों को लीजिएगा सर, जिसमें Yes, एक्ने और ये सब का स्प्राउटिंग बिल्कुल। होती है सर, तो तो जो बहुत हेल्प मिली उससे। बिल्कुल, इसके सर अलावा एक सर और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस में मैं थोड़ा कंफर्टेबल कम था, इसलिए कि मुझे लगता था कि पेशेंट को देखना जरूरी है। पर अभी क्या है कि बहुत सारे दूर दूर से लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। आप सबकी बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो मैं आयुर्वेद की दवाएं ऑनलाइन मीडियम पे भी कंसल्टेशन में अवेलेबल है। तो अगर सर आप आयुर्वेदिक मैनेजमेंट चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, तो आयुर्वेद की दवाओं के साथ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप मेरे साथ ले सकते हैं। मेरी दवाएं जो हैं आपको बिल्कुल ऐसी होंगी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, आप कहीं से भी ले सके। मोस्टली वैद्यनाथ की दवाएं मैं रेकमेंड करता हूँ। और इसमें कोई भी ऐसा हिडन पार्ट नहीं होगा जिसमें कॉमर्शियल अप्रोच के लिए दवाएं आपको दी जाए। तो अगर आप अपने शहर में किसी आयुर्वेदा कंसल्टेंट से मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो हर बार 2,500-3,000 रुपए की दवाएं दे रहे हैं आपको, तो जान जाइए कि आपके साथ दवाओं पे
कमाई की जा रही है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी कंसल्टेशन दे रहा हूँ। ठीक है। जी सर। थैंक यू। जी सर। जी सर 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 एक्सक्यूज मैं। हाँ हाँ, प्लीज बोलिए, एक एक करके हाँ बोलिए सर। बोलिए। हाँ तो सर एक्चुअली मैं अभी जिस स्कूल में जा रही हूँ तो वहाँ पे मतलब जैसे कि सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे भी मैं खूब एनकरेज करती हूँ, लेकिन एकदम शांत ना कुछ बोलना, मतलब अपने में ऐसे, मतलब ये सारे थोड़ा मतलब किस वजह से, कभी तो घर का माहौल डिपेंड होता है या बच्चों का कभी कभी एक नेचर भी वैसा होता है मे बी। तो लेकिन बहुत ज्यादा चुप रहना, बहुत जाना, एक ये कोने में बैठना तो ठीक नहीं होता ना सर। ये क्यों होता है, इसका जवाब दे देता हूँ मैं। हाँ तो जो इसी, हाँ, जो बच्चे दिमाग में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, थॉट वो प्रोसेसिंग। एक्शंस पे कम कर रहे होते हैं, और जो बच्चे जी। एक्शंस में बहुत कर रहे होते हैं दिमाग से थोड़े स्लो होते हैं। तो यस। इसीलिए हमेशा बदमाश बच्चे जो होते हैं वो जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, जी। क्योंकि उनका दिमाग बहुत शांत होता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं, थोड़े शाई नेचर के बच्चे हैं, हाँ। ये बहुत अच्छा ना एकेडमिक्स में कर पाते हैं ना कैरियर में कर पाते हैं। यस सर। प्रॉब्लम इसका क्या है कि वो दिमाग में हर समय एक सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं। दूसरे होते हैं सर, और उनसे जो कुछ क्वेश्चन भी करो तो जैसे हाँ, एकदम घबरा जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, एकदम रोने लग जाते हैं, ऐसे मतलब इसका बहुत वो अच्छा सारी चीजें। सोल्यूशन है कि आप उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करो। उनके पेरेंट्स एक्चुअली सर। बच्चों के साथ एंगेज कम हो, तो बच्चे जी। जब बहुत समय तक अपने में रहते हैं, अकेले, उनको सोचने का ज्यादा समय मिलता है, तो बराबर। ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत होती है। लेकिन जो बच्चे स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पल रहे हैं, जिनके हर सवाल का जवाब देने वाला कोई उनको मिल रहा है, ऐसे बच्चे ज्यादा शैतान और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे। तो इसके हाँ लिए सर। आपको उनके एक्चुअली। पेरेंट्स से बात करनी होगी कि बच्चों को ना थोड़ा सा 1-2 घंटे का समय ऐसा दो जिससे उनके साथ हाँ। कनेक्ट करो, खूब सारी बातें करो। जी सर। तो ये उनके लिए बहुत भी सर अच्छा रखिए, होगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसा रखिए आप, और स्पेशली मई महीने में रखिए ताकि छुट्टी रहती है तो हम अटेंड कर पाएंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था। जी रुपये। सर आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज्यादातर ऐसा क्यों होता है कि वो बॉडी को गर्मी कर देती है, लाइक जिनको पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है इसके ऐसा साथ? नहीं है, इसके पीछे कारण है कि जब आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई जाती हैं तो उसके साथ कुछ पथ्य और अपथ्य बताया जाता है। अब जैसे कल मैंने एक कंसल्टेशन की थी माइग्रेन पे। मैं देखता हूँ अगर उनका प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हो। हम्म, कल मैंने एक कंसल्टेशन की थी माइग्रेन में, तो उन्होंने सेम यही चीज जो आपने मुझे बताई, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले आयुर्वेद की कोई दवा ले रही थी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, जिससे उनको हीट जनरेट होती थी। तो मैंने कहा, आप पहली बात तो आप जो दवा ले रही थी उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, और जिस सिचुएशन के लिए ले रही थी उसकी भी जरूरत नहीं। तो जब आप अपने लिए कोई ऐसी दवा लोगे जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिक इंडेक्स आपकी बॉडी से मैच नहीं करेगा और आपको अननेसेसरी डैमेज होगा। तो जब आप आवश्यकता से ज्यादा दवाएं खाएंगे या वो दवा खाएंगे जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, तो आपको हीट बनेगी। तीसरी चीज जो जरूरी चीज होती है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका। मेडिसिन को जब आप अंदर ले जाते हो तो वो किस तरीके से जा रही है, किस चीज के साथ जा रही है, कौन सी चीज उसके साथ इंटरैक्ट कर रही है। तो हाँ, कुछ पथ्य चीजें दूध के साथ अपथ्य, लेनी होती है, कुछ चीज, हाँ जी। पथ्य अपथ्य का ध्यान जरूर रखिए, और जिस चीज के साथ मेडिसिन लेने को कहा गया है उसी चीज के साथ लीजिए। कुछ दवाएं दूध के साथ ली जाती हैं, कुछ दवाएं छाछ के साथ ली जाती हैं, कुछ पानी के साथ ली जाती है, कुछ गर्म पानी के साथ ली जाती है, कुछ शहद के साथ ली जाती है। तो जो दवा जिस मीडियम से लेने को कही जाए, वो मीडियम भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता ओके। क्योंकि मैंने जब भी मम्मी को मैं वो लाइक उनको हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी 6 महीने पहले, तो इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन मैनेज कर लिया हमने। वहां पे मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे एंजियोग्राफी एंड ऑल है। मेडिसिन, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था कि वो उनका वॉक वगैरह बिल्कुल नहीं था, तो मे बी इसलिए प्रॉब्लम आई है। सो विल मैनेज विद द मेडिसिन, हमने ऐसा मैंने लिख के दिया था। तो उन्होंने फिर मेडिसिन लिख के दे दी थी हमें, जिसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। फिर हम दोबारा गए थे कि मेडिसिन थोड़ी कम कर दी जाए ना,
तो वो कह रहे थे कि मे बी अगर उसके बाद कभी चेस्ट पेन नहीं हुआ तो सब ठीक है। तो कईयों ने बोला कि आयुर्वेदिक भी साथ में लेना, अर्जुन नॉल, तो पतंजलि में दिखाया था, वैद बैठती है वहां पे, उन्होंने कुछ दवाइयां लिख के दी थी ना, जो वो मम्मी जैसे कहते मैं लेती हूँ ना तो मुझे एकदम ऐसे लगता है कि दाने हो गए हैं, इतनी गर्मी होती है, अंदर पैरों में जलन होती है। तो वो फिर मुझे था कि स्विच टू आयुर्वेदा करेंगे तो उससे गर्मी ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी एंड ऑल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये दवाएं, मुझे लग रहा है कि दवाएं जो है ना, उनमें आपकी सही तरीके से ले नहीं रही है, इस वजह से ये तकलीफ दिख रही है। ओके। तो जब ये हो दवाएं सकता भी है फिर सही। ये भी हो सकता है कि एलोपैथी से ऑलरेडी खून पतला हो रहा है ना, वो मेडिसिन तो उन्होंने दी हुई एस्पिरिन, जी और उसके साथ खून अगर पतला हो रहा है, उससे पहले वो बीपी की मेडिसिन सालों से खा रहे थे, जी डायबिटीज नहीं है उनको, तो बीपी की मेडिसिन में कुछ ऐसा चेंज किया है जिससे वो दोनों की मतलब उसमें मिक्स हो गई, MT बोलते हैं ना उसको, जैसे मेटफॉर्मिन भी आ गया और उसमें टेल्मा भी आ गई, जी जी। वो दोनों मिक्स हो गई। तो फिर उसका जो इफेक्ट आएगा मेडिसिन का, उसमें उनको ऐसे लगता है कि जो मेरी पहले बीपी की दवाई थी अब दूसरी है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो एक साइकोलॉजिकल सोचकर वो दवाई खाते हैं, तो मे भी इसलिए कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उनको क्या करना चाहिए, साथ में आयुर्वेदिक लेनी चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम ना आए? अगर जरूरत है तो लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आप जैसा मुझे बता रहे हो कि एलोपैथी का प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है उनके साथ, हाँ, तो तो फिर उसमें जरूरत मेडिसिन क्या कम है? कर दिया उन्होंने, बट 3-4 मेडिसिन हैं जो लेते हैं। तो जरूरत ही नहीं है ना फिर लेने की। वही मैंने कहा था कि फिर दो दो चीजें लेने का कहते, किसी ने बोला कि वो लेने से उनका सारा ठीक हो गया, कोई दोबारा अटैक अटैक आने का कोई चांस नहीं होता, ब्लॉकेजेस नहीं आती हैं। तो कहा था डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो प्लस वॉक करो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं, और सबसे ज्यादा जरूरी जैसे आपने भी बताया कि तेल बिल्कुल मिनिमाइज कर दें खाने का, जो तेल, फ्राइड एंड अगर करता है। अगर किसी को सस्पेक्ट है कि उसको ब्लॉकेज है, तो तेल बंद कर दीजिए। उनके लिए तेल हम्म, नहीं है। तेल उनको बिल्कुल बंद कि कर हाँ दिया था 3-4 महीने तो बिल्कुल ही नहीं मैंने दिया था, हाँ, लेकिन नहीं अपने तो घर जाके फिर वो खा लेते हैं। आगे भी बंद कर दीजिए, क्योंकि तेल जो है ना, उनकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है। वही कल्प्रिट है, राइट। जी। ये बहुत जरूरी है। ये अगर आप राइट। कर लोगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे ये देखिए, मैं आपको ओके। दिखाता हूँ कि ये, अब यहाँ पे आप देखिए जो दवाएं हैं, हाँ जी। जी पथ्यादि सर। जो है वो समान मात्रा में पानी मिला के देने को बोला गया है, ठीक। हाँ। गोदनी भस्म जो है ये शहद के साथ बोला गया है। उसके बाद ओके। शेखर रस जो है वो बटर मिल्क के साथ बोला गया। और फिर ये गाय के घी के साथ या पानी के साथ बोला गया। तो और साथ में जो पथ्य पथ्य है वो तो बहुत जरूरी चीज है ही। तो ये बताने के पीछे रीजन ये है कि आयुर्वेद की दवाएं जो होती हैं, वो कैसे आप ले रहे हो, किस मीडियम पे, इसका बड़ा असर पड़ता है। और किस ऋतु में उसको कैसे चेंज कर देना है? उसी हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, जब भी आपके जो फिजिशियन होंगे, वो उसका आपको इनटेक उसी हिसाब से डिजाइन करके देंगे कि कब आपको शहद से लेनी है, कब आपको छाछ से लेनी है। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद मानता है कि बीमारियां वात पित्त और कफ के गड़बड़ी की वजह से आ रही। तो जी। जैसे अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन आप देख रहे थे, ये पित्त और वात की व्याधि है। तो हाँ जब जी। पित्त गड़बड़ होगा तो नेचुरली वात ज्यादा बढ़ेगा। तो पित्त को शमित करने के लिए क्या करना होगा? ठंडक लानी होगी। और ठंडक अगर उनके शरीर में वात रोग भी हो, पेन्स वगैरह का, तो फिर उनको फिर ठंडक देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि पित्त गड़बड़ होगा तो ही तो वात कुपित होगा। अदरवाइज तो सबके पास वात है। देखिए, वात और पित्त कफ जो है, ये हम सबके पास है। हाँ किसी का जी। कुछ चीज जो है डोमिनेटेड है, लेकिन जब कोई चीज डिस्टर्ब होती है तो व्याधि आती है। तो अगर किसी को वात जनित कोई रोग हो गया, तो इसका मतलब है वात डिस्टर्ब है। वात डिस्टर्ब कैसे हुआ? क्योंकि उसका पित्त ज्यादा वात बना रहा है। तो जी। जब उसका ज्यादा वात बनना कम हो जाएगा, तो वात जनित रोगों में फायदा होगा कि नुकसान होगा?
बैलेंस हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वात पित्त कफ का, लेकिन ये क्योंकि अब हमने 5 साल का समय दिया है आपको, मैं राइट। 10 मिनट में अगर ये समझाना चाहूँ तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हाँ। होगा। आयुर्वेद की दवाएं गर्मी नहीं करती अगर सही से खाई जाए। ओके। तो ठीक है। सर मुझे फिर मैंने ना कल ही किसी को बोला था, मुझे आइडिया नहीं था कि आपका नाम बता दूं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम है साइनस की, बहुत सालों से क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जी तो जी। मुझे था कि मैं तो कभी डॉक्टर के पास इतना जाती गई नहीं हूँ कभी, तो ना ही मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ। तो मैंने कहा कि साइनस के लिए योग तो आपने शुरू कर ही दिया है, बट अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि एसी में सोना उनकी मजबूरी है, और एसी की वजह से अगर प्रॉब्लम है, इन चीजों को अगर छोड़ पाती है तब तो फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उन चीजों को अगर नहीं ठीक ले कर पा रहे हैं हम, तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। बट इट्स बेटर कि आप एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक ले लो, इसके क्योंकि लिए आपको आयुर्वेदिक एक में अच्छी तो। होम रेमेडी बता देता हूँ जो उनको काम आएगी। गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी अगर मिल जाए तो उस घी को गर्म कर लें, रात को सोने से पहले 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल के सो। हाँ सर, ये एसी मैंने में, कहा था। हाँ एसी मैंने में कहा सो। था कि अगर ये देसी गाय कर, का घी होना हाँ, चाहिए, और अगर वो नहीं भी आपको लगता है कि उसको डालना प्रॉब्लम है, तो आप बादाम रोगन डाल लो। ये क्या भी डालने? ठीक है क्या? बादाम रोगन। नहीं नहीं, बादाम रोगन अलग तरीके से काम करेगा। गाय ओके। का देसी घी जो है वो अलग तरीके से काम करेगा। देखिए अच्छा। साइनस, पहले आप समझो बीमारी को, फिर उसके हाँ। मैनेजमेंट को। तो साइनस में क्या होता है कि जो नेजल पैसेज है वो सूज जाता है, हाँ, साइनोसाइटिस इसे बोलते हैं लेकिन। उसको। तो जब वो राइट। सूजेगा तो उसके भीतर से, सेल के भीतर से क्या निकलेगा? बहुत सारा लिक्विड बाहर है, क्योंकि वो लिक्विड की वजह से ही सूजा है। हाँ जी। अब ये लिक्विड क्या करेगा? पैसेज को ब्लॉक कर देगा, बाहर कुछ नहीं आ रहा, नाक एकदम बंद बंद सी, जाम जाम सा, अच्छा। लेकिन भीतर क्या हुआ? उसने बंद कर दिया इसी से। तो हाँ, ये आपके होता है। साइनस में जो टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। गाय का घी क्या करेगा? उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, सो दैट जो एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो रात ओके। भर क्या होगा? ठंडी हवा गर्म होके अंदर जाएगी, इन्फेक्शन को बढ़ाएगी। तो ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ प्रिवेंशन का एक अच्छा तरीका है। इससे हेडेक में भी आराम आएगा ना, माइग्रेन बिल्कुल। में? बिल्कुल। अगर कभी भी किसी को ऑक्सीजन कम हो साइनस रही की वजह तभी से। उसको हेडेक्स आती है, तो इससे जी। ऑक्सीजन कम नहीं होगी, हेडेक्स नहीं होगी। वो और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो एक बीमारी का एक कारण नहीं है। अभी तो हाँ जी। बीमारियां आप पढ़ना चालू करेंगी। राइट। तो सर, चलिए मुझे आज के लिए इतना ही। कंसल्ट, मुझे आपसे जैसे कैसे, अगर उनको मैं बोलूं कि आपसे कर लें कांटेक्ट, तो कैसे करना है सर? दो किस वक्त, मोबाइल नंबर्स टाइमिंग्स? हैं, 8800575762, या फिर इसी में 62 की जगह लास्ट में 22, किसी भी एक नंबर पे वो मुझे या तो एक मैसेज डाल दें या एक कॉल कर लें, तो उनको जो भी टाइम स्लॉट होगा वो टाइम स्लॉट उनको मिल जाएगा। तो फिर ऑनलाइन 15-20 मिनट जो भी समय लगेंगे कंसल्टेशन में, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी, क्योंकि मैंने तो ना यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखी थी, तो मुझे लग रहा था कि हमारे चंडीगढ़ में तो ही है 44 में सुभाष गोयल जी, काफी सारी उनकी वीडियोस आती हैं, तो मुझे लगा वो बहुत अच्छी हैं, उनको दिखा दो। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, उनको दिखाने गए, बट वो दवाइयां ले नहीं पाए, कहते इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि हमने कोई दवाई नहीं ली, वापिस आ गए। ये मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू करने के पीछे यही कारण था। ये हाँ, तो वही आयुर्वेद की मैंने कहा भी, दवाएं मुझे तो जो है, पता नहीं था कि ऐसा है। मैंने नहीं सिर्फ नहीं, प्रॉब्लम सोचा क्या कि है वो कि अच्छा। देखिए आयुर्वेद के जो डॉक्टर है ना, उनके हम्म। पास 2 ही 3 तरीके हैं अर्न करने के। ये मैं खुद फिजिशियन होके आपको बता रहा हूँ कि उनके पास या तो दवाइयों में सेविंग हो, क्योंकि वो हम्म। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस पे भी उनको सेविंग नहीं मिलती, उनको लैब वाले बहुत अच्छा कट्स नहीं देते, उनको एमआरआई या बड़े स्कैन्स पे अच्छे कट्स नहीं मिलते, वो कोई प्रोसीजर हम्म। नहीं कर रहे हैं जहाँ से उनको इवन वो पेशेंट रेफरल कट भी नहीं पाते। तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन रह जाता है उनकी दवाइयों पे अच्छा मार्जिन लेना, क्योंकि फीस भी एक लिमिट के बाद आयुर्वेदा फिजिशियन को लोग देते नहीं। तो दवाइयां ही उनके कमाई का पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स होता है पंचकर्म। जी। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि नहीं यार, अगर तुम सस्ती दवाएं दे सकते हो लोगों को तो क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा चलो करके देखते हैं। ओके, सही बात है सर, हाँ, बहुत अच्छी बात है। सर, आपने जो उस दिन कल मैंने देखे थे सर्टिफिकेट्स पंचकर्मा, वो कोर्स वो कहाँ पे करवाते हैं आप? मेरा अपना वेलनेस सेंटर है, वहां पे हुआ।
कहाँ पे? नोएडा, नोएडा। नोएडा में आप सर? ओके, ठीक है सर। सर मैं आस्क का क्वेश्चन जस्ट, जो अभी जो मैम ने एक और मैम ने क्वेश्चन पूछा था अपनी मदर के लिए, तो अगर टोटल फैटलेस डाइट होगी तो वो हार्मफुल नहीं होगी? लाइक एकदम ही घी को अगर हम हटा देंगे, नहीं मे बी वो सीनियर सिटीजन है, नहीं नहीं तो नहीं, वो नहीं, एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल तो लेना ही है, सर ने कहा था। अच्छा, जो फैट मैं बोल रहा हूँ वो तेल घी गर्म करने वाला बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि वो और दूसरे अच्छे फैट्स बंद कर दो, जैसे नारियल का छोटा टुकड़ा, एक नारियल का टुकड़ा दिन भर में बहुत है, या फिर 1 चम्मच घी ऐसे सिंपल पी गए वो बहुत है। तो उससे ज्यादा फैट की जरूरत नहीं, क्योंकि फैट जो है बहुत ज्यादा कैलोरी देता है। तो छोटी मात्रा में अच्छे फैट की जरूरत है, बुरे फैट की बिल्कुल नहीं। तो सर अगर द सेम घी अगर वो किसी दाल में या सब्जी में भी डाल के ले सकते हैं विल नहीं ऊपर से लाइक सेम उतना ही क्वांटिटी? नो, ओनली मतलब वो जो घृत का पान जो कहा गया है, घृत पान ही करना है, तो दैट शुड बी एम्प्टी स्टमक और विद एनी मील और प्रायर टू मील? तीनों ही तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन घृतपान ही करना होगा। कारण उसका ये है कि जब वो खाने के साथ मिलेगा तो वो उसका एक तो गर्म चीज पे डालोगे तभी वो फैलेगा, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। Okay, 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 got it. So, followed by this, so we have to stop the fats which are rich in omega 6 kind of, जो जितने भी processed oil है. So, sir, this does this apply to a lady who has फोर्टिफाइड had? कोई भी सुनिए, सिर्फ ओमेगा 6 को क्यों रखते हैं, हम ऐसे कर देते हैं इसको कि फोर्टिफाइड कोई भी ऑयल जो प्रोसेस होके हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का बनाया गया वो हमारे लिए अच्छा नहीं। Okay, तो sir इसका मतलब ये a person who has had an open heart surgery, a lady or a man, उसको अगर open heart surgery भी हो चुकी है तो उनके लिए भी अप्लाई करेंगे? किसी के नो, लिए भी, किसी के लिए भी। हम लोगों के लिए भी सर, आई एम ऑल्सो 40+. हाँ, किसी के लिए भी फैट जो है बहुत छोटी मात्रा में, जब तक आप कोई बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हो, छोटी मात्रा में ही फैट बहुत है। 2 चम्मच घी 24 घंटे के लिए बहुत है। क्योंकि सर बट दैट फैट, मान लीजिए 2 चम्मच है तो दैट 2 चम्मच शुड कम फ्रॉम नट्स, फ्रॉम घृत पान, फ्रॉम टोटल, इसका सबका टोटल हमें 2 चम्मच लेना है, राइट? राइट, ये नहीं है कि केवल 2 चम्मच घी फिर नट्स भी ले लिए फिर वो भी ले लिया, कोकोनट भी ले लिया, ये नहीं, टोटल अमाउंट शुड बी कोई एक दैट. चीज। ओके ओके, तो सर ओके सर, थैंक यू सो मच. नमस्ते सबके सर, समय और ओके. सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अब हम अगले संडे मिलेंगे।